हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो ये आपके 15 डेज क्रैश कोर्स है एंड आज हम कवर करने वाले हैं डे 12। तो डे 12 में हम यूनिट 9 कवर कर रहे हैं। यूनिट 9 का टॉपिक है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो यूनिट है आपकी, यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं आपके स्टैटिक पार्ट के अलावा। तो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके स्टैटिक पार्ट से और कितने क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपके करंट अफेयर्स से आ सकते हैं और आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैटिक पार्ट, मतलब जो आपका यूनिट में जितने टॉपिक दिए हुए हैं उससे आपके आ सकते हैं। तो आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है। देखिए, सीए का जो है, मतलब करंट अफेयर्स का जो भी पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस हैं, उनसे आप देख सकते हैं। अगेन, करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है आपका, स्पेशली इस टॉपिक पे तो बहुत ही वास्ट है। अब मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है, अराउंड आई थिंक 50 वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड की है, बट उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके स्टिल अभी भी लेफ्ट होंगे, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, मतलब ये जो 2 मार्क्स है आपका, ये कंप्लीटली बेस्ड है आप कितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने ज़्यादा आप अवेयर हैं चीज़ों से, उस पर बेस्ड होता है। और अभी एट द एंड, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स, तो अब कवर करना उसको थोड़ा टफ है। तो इसलिए आप ये 50 वीडियोस देख लीजिए, प्लस जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं करंट अफेयर्स के अपनी न्यू एंड एक्सपेक्टेड क्लासेस में, वो आप कर लीजिए। उससे आपका हो सकता है कि 1 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाए, 1 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। जो बचा हुआ 1 मार्क्स है, देखिए ये जो 1 मार्क्स है, ये ज़्यादातर अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आप सारे अपडेट्स आप पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये जो एडिशनल 1 मार्क है इसको मतलब आप ज़्यादातर पा सकते हैं। बट जहाँ तक मोस्टली अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो 5 मार्क्स में से आप 3 to 4 मार्क्स लेकर चल सकते हैं इस सेक्शन से, क्योंकि ये सेक्शन दूसरे सेक्शन से थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ होता है, क्योंकि और वो भी डिपेंड करता है कि किन लोगों के लिए टफ है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है। पर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अगर आप इस यूनिट से 3 मार्क्स स्कोर करते हैं तो एक ये आप कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर रहेगा आपका, ये ख़राब स्कोर नहीं है। 3 to 4 मार्क्स लेकर आपको चलना है। जो वो एडिशनल 1 मार्क है वो आपका लक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि आपने वो टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इन बचे हुए 3 मार्क्स की। तो देखिए, इन 3 मार्क्स पे जो जितने भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं यूनिट के, वो टॉपिक्स आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस उसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपके स्टैटिक पार्ट है उस पे करंट अपडेट्स क्या हैं, इसको भी आपको फोकस करना है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं उनके जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जो डेटाज हैं, करंट डेटा हैं, वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। नोट्स में भी दिया है आपको, वीडियोज़ में भी आपको प्रोवाइड किया है। तो वो अगर डेटाज पे आप थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर भी करंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पूछा जाए स्टैटिक पार्ट से। और आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ अपना यूनिट कंप्लीट करने से ही। जो ये 1 क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी होता है, जो आइदर आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है, और कई बार हम इसमें गेस वर्क लेकर चलते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि मर्क्यूरी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, या यहाँ पे एक फैक्टर है आपका, एक टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ से कितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को लेकर उसके ऊपर ये डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि उस पोल्यूटेंट की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं नेट में पूछे जाते हुए, और प्लस आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक में हम 3 to 4 मार्क्स लेकर चल रहे हैं। 3 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो भी बेटर है, अगर आप 4 स्कोर कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप इस पार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप 5 एम करके चल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। देखिए, मिलेनियम समिट हुई थी एक, ये वर्ल्ड लीडर्स की समिट थी जो कि आपकी हुई थी 6 to 8 सितंबर को 2000 में।
एंड यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ये हुई थी। देखिए आज के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसको ब्रीफ में आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ, प्लस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर करके चल रही हूँ। पॉइंट्स वाइज हम डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, तो आप एक एक पॉइंट के साथ साथ इसको पढ़िए। अगर आप चाहते हो तो साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट आपका मतलब बाद में जब आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नोट्स आपकी अवेलेबल होंगी हमारे डिजिटल स्टोर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन वॉज रेटिफाइड हुआ था, वहाँ पे सबने साइन किया था और इसको वैलिड बनाया था। यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था? ये मिलेनियम समिट पे साइन हुआ था सितंबर 6 to 8, 2000 में। तो ये आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इसके बाद हुआ था वर्ल्ड समिट जो कि आपका 14 to 15 सितंबर 2005 में हुआ था। ये भी आपको जो डेट है ये याद करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो MDGs है मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये इसी यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन से निकले थे, मतलब इस यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन से ये गोल बने हुए हैं जो कि साइन हुआ है मिलेनियम समिट वाले टाइम पे, और जो समिट हुई थी आपकी सितंबर 6 से 8, 2000 में यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपका बेसिक पॉइंट्स है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, बहुत ज़्यादा हो सकता है इससे ना पूछा जाए, बट स्टिल वर्ल्ड समिट वगैरह क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक यहाँ पे 2 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं। देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपके जो टाइम ईयर है इसका जो टाइम फ्रेम है वो 2000 से 2015 तक का है। गोल्स 8 गोल्स है आपके, नंबर ऑफ गोल्स, टारगेट्स आपके 21 दिए गए हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स 60 दिए गए हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, बस ये जितने भी आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं इतने आप याद करने की कोशिश करिए। देन आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 2015 से 2030 के लिए दिया गया है। गोल 17 है, टारगेट इसके 169 है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 21 टारगेट्स थे बट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 169 हो गए हैं वो टारगेट्स, और इंडिकेटर्स कितने 304 है, तो यहाँ पे भी ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में वो 8 गोल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। नेक्स्ट है आपका टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। देखिए अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बेसिक वीडियो में इस सबको कवर किया है, तो अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको डिटेल इसका पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, एंड उसके बाद है आपका टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी। नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, टू एंश्योर environmental sustainability, एंड लास्ट है आपका टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये जो 8 गोल्स हैं इनको याद करना है। आप किसी भी कोड के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, जो भी कोड आपके किसी और इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया है, किसी और एजुकेटर ने आपको बताया है, जो भी आपको इजी लगता है, जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगता है वो आप करके इसको याद कर सकते हैं, बट इसको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। SDGs जिनको हम कहते हैं, इन्होंने रिप्लेस किया MDGs को। मतलब MDGs सक्सेसफुल तो थे बट इनको लगा कि हम बहुत कम ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम कवर करें, हमें और ज़्यादा एरियाज़ जो हैं उनको चाहिए कवर करने के लिए, और हम चाहते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और बड़े लेवल पे हो, और ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो, और ज़्यादा इंडिकेटर्स हम दे पाएँ। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर दिया 2016 में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ये आपके ग्लोबल गोल्स हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द 17 ग्लोबल गोल्स भी इनको बोलते हैं, ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, सिंपली द गोल्स भी बोलते हैं। अब मैंने इतने सारे नेम्स यहाँ पे क्यों दिए हैं? देखिए कभी भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं आता है, कभी भी आपको क्वेश्चन में SDGs करके नहीं क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है आपको ग्लोबल गोल्स बोल दिया जाए या आपको सिर्फ द गोल्स बोल दिया जाए, तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये SDGs के बारे में ही बात हो रही है। तो ये क्या है? ये कलेक्शन है 17 ग्लोबल गोल्स का, जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सेट किए गए थे 2015 में, और इसको ये वैलिड जो है ये 2030 तक वैलिड है। मतलब इसको 2030 तक इनको ये 17 गोल्स को अचीव करना है। तो अब ये क्या 17 गोल्स हैं? अगेन यहाँ पे आपको 17 पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। मैंने एक डायग्राम दिया है, अभी इस वीडियो में आपको दिखेगा, उस डायग्राम के थ्रू उसको याद कर सकते हैं, या अगर किसी और ने आपको मतलब कोई तरीका बताया हो, कोई ट्रिक बताया हो और आपको वो ट्रिक याद हो गई हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं।
तो पहला है आपका नो पावर्टी, फिर यहाँ पे ज़ीरो हंगर आता है, देन आपकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर पीपल आती है। अब आपको ध्यान के देना है जो हमारा एमडीजीज था वहाँ पे और एसडीजीज में क्या डिफरेंस है, मतलब वहाँ पे भी एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई थी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई थी, बट कितना एलिमिनेशन की बात की गई थी, कितना ज़्यादा वो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉवर्टी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो पॉवर्टी की बात की जा रही है, मतलब इन्होंने बोला है कि एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, जितनी भी उसकी पॉवर्टी के फॉर्म हो, चाहे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी हो, चाहे वो थोड़ी पॉवर्टी हो, उसको हम कम्प्लीटली हमें उसको ख़त्म करना है, उसको एलिमिनेट करना है। बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उन्होंने उतना ज़्यादा उसको डिफाइन नहीं किया था। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं जो एमडीजीज था उसमें और आपका एसडीजीज में, तो ये डिफरेंसेस भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद आपका जेंडर इक्वालिटी है, देन आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल city and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land. नेक्स्ट आपका आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड लास्ट है आपका पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। तो ये आपका जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब फिगर जो आपको दिख रहा है, ये आपका फिगर मैंने लिया है, जस्ट अ सेकेंड, नीति आयोग की वेबसाइट से। तो उसने मतलब नीति आयोग को इसीलिए मतलब बनाया ही गया था कि इंडिया में जो भी आपके ये एसडीजीज हैं उसको वो फुलफिल करें। तो नीति आयोग का ये काम है। तो उनकी आप जो अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ जो नया डेटा है जो अभी वो करंट में काम कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको ये जो डायग्राम है इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो सकती हैं। तो ये डायग्राम आप कोशिश कीजिए याद करने का, तो आपको 17 गोल्स याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए किया है। तो ये छोटा सा मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डेटा है जिसको आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। तो ये मेन डेटा है, इसके अलावा एडिशनल डेटाज आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था नीति आयोग, NITI आयोग, और इसके बाद इसका जो पर्पस था वो पर्पस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। मार्च 2018 में जो हरियाणा है वो पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिसने अपने एनुअल बजट में अटेनमेंट ऑफ एसडीजीज के लिए एक प्रॉपर बजट को एलोकेट किया। मतलब हरियाणा ही 2018 में पहला स्टेट बना जिसने एक अलग बजट रखा और उसने कहा कि हम एसडीजीज को अटेन करेंगे, वो जो हमारी स्ट्रेटजीज है वो हम अटेन करेंगे। और इन्होंने उसके साथ साथ 3 ईयर का एक्शन प्लान भी बनाया और 7 ईयर का स्ट्रेटजी प्लान भी बनाया कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने वाले हैं या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नीति आयोग ने इसके साथ साथ इंडिया के प्रोग्रेस और इंडिया के स्टेट्स के जो प्रोग्रेस है उनको भी मेजर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स ने कितना ज़्यादा एसडीजीज के लिए काम किया है और कितना काम कर पाएंगे 2030 तक, ये दोनों चीज़ें मेजर कर रहा है नीति आयोग। तो ये आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डेटा है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगेन ये डेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको टोटल पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब आपके एंड वन थिंग मोर, जो आपका प्रीवियस टॉपिक था एसडीजीज एंड एमडीजीज, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, न्यू एंड एक्सपेक्टेड सीरीज में भी मैंने कराए हैं। प्लस आप अगर क्विज सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे पीपल एंड एनवायरनमेंट से आपकी रिलेटेड काफ़ी सारी क्विज मिलेगी, तो वो क्विजेस भी आप सॉल्व कर लीजिए और प्लस आप न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज भी आप सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी इस टॉपिक को करने में। ओके, अब हम बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एंथ्रोपोजेनिक वो सारा इफेक्ट होता है जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब आप जो हम कार्य कर रहे हैं या मानव जनित कोई भी कार्य है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, वो सारा आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होता है। The term is sometimes used in the context of pollution emission that are produced from human activity, but also applies broadly to all major human impact on the environment। तो कभी कभी क्या होता था, पहले हम इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को सिर्फ पोल्यूशन एमिशन की बात करते थे, बट अब हम हमने इसका एरिया बढ़ा दिया है और वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि गार्बेज डंप करना ओशन में जो गंदा वाटर है वो डंप करना,
या फिर आपके जो आप देख रहे हो एवरेस्ट पे इतना ज़्यादा कचरा ले जाकर लोगों ने रख दिया, इतना ज़्यादा गार्बेज वहाँ पे डंप किया है। तो ये सारी चीज़ें, ये हर एक चीज़ आपके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो अब हम इसमें ये टॉपिक आपका, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखिए इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या कॉजेज़ हो रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के वजह से क्रिएट हो रही हैं, या उसका इल इफेक्ट क्या है, एनवायरनमेंट कैसे हमारा डिग्रेड हो रहा है, इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन है। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन को मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इसकी वजह से भी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हमें ओवर प्रोडक्शन करना पड़ता है और उसकी वजह से हम अपनी रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आपको अभी भी आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवर कंजप्शन। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, आपके टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट होता है एनवायरनमेंट को। एग्रीकल्चर की वजह से भी बहुत हार्म क्रिएट होता है। देखिए एग्रीकल्चर में भी हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, और वो आगे जाकर वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, मिलते हैं जब सिंचाई होती है खेतों की, और उसके बाद वो वाटर बॉडीज़ को जो हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो फिशेज़ हो, वो कंज्यूम करती हैं, और उसके बाद उन फिशेज़ को हम खाते हैं। या फिर मान लीजिए वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर प्लांट्स लग रहे हैं, या जो साइड में प्लांट होते हैं वो भी तो उसी मतलब पानी से पैदा हो रहे हैं। जो प्लांट्स हैं वो प्लांट को हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर वो केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम खुद को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, और प्लस हम अपने एनवायरनमेंट को भी गंदा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है लाइट पोल्यूशन, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़। देन आपका आता है एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड कंजम्पशन, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, माइनिंग, transportation, environmental degradation, human impact on the nitrogen cycle, ozone depletion, global warming, mass extinction, deforestation and decline of in biodiversity। ये एक साथ ही आ जाएगा आपका। देन आपका आता है habitat destruction, land degradation and ocean acidification। तो ये आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, या ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से हम एनवायरनमेंट को कॉज कर रहे हैं, या एनवायरनमेंट हमारा उससे परेशान हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ओके, तो ये आपका, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो भी है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इफेक्ट्स। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ा है एनवायरनमेंट पे, हमारे क्या इफेक्ट पड़ा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा मास एक्सटेंशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। मास एक्सटेंशन, ऐसा आप सुनते होंगे कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जो हमारा फौना है, फ्लोरा एंड फौना, वो हमारा जो फौना है वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे प्लांट्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे हमारी हर्ब्स शब्स ख़त्म हो रही हैं। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी थी वो हमारी डिक्लाइन होती जा रही है डे बाय डे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है? हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है। हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उनकी वजह से हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि उसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हमें पता है कि हर एक टाइप के एनिमल्स का कुछ हैबिटेट होता है। जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट है, प्लस हमारा मरीन लाइफ है उनका हैबिटेट है। उनके हैबिटेट को भी हम बहुत ज़्यादा ख़राब करें। जैसे जो हमारे एनिमल्स हैं उनके वहाँ पे हम क्या करें, हम डिफॉरेस्ट्रेशन करें, हम जो पेड़ हैं उनकी कटाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे ओशन है वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पे हम सीवेज वाटर डाल रहे हैं, या फिर हम वहाँ पे गार्बेज डंप कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आपका लैंड डिग्रेडेशन आता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो लैंड की क्वालिटी है वो डे बाय डे हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओशन एसिडिफिकेशन मैंने आपको बताया। ओजोन डिप्लीशन, इतना ज़्यादा हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट कर रहे हैं, हम बहुत सारी जो गैसेस हैं वो एमिट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो ओजोन है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। देन एनवायरनमेंट को हम बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन साइकिल, जो एक प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल है जो कि हमारे प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो पर्टिकुलर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो नाइट्रोजन साइकिल भी आपका डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, जो कि आपका लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए ये टॉपिक है क्या,
यहाँ पे जितने भी मैंने आपको अभी एनवायरमेंटल इश्यूज बताए हैं कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उनको हमें अलग अलग हेड्स में डिवाइड करना होता है और हमें ये देखना होता है कि कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोकल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके लिए हमें रीजनल या फिर ग्लोबल लेवल पे जाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, मैंने इसमें क्लब किया है लोकल एंड रीजनल एंड ग्लोबल को मैंने क्लब कर दिया है, क्योंकि अगेन रीजनल एंड ग्लोबल को हम बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रीजनल लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं, वो ग्लोबल लेवल पे भी सॉल्व हो सकती हैं। जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, वो आप अगर चाहो तो आप उनको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपकी रीजनल या ग्लोबल लेवल जितनी बड़ी नहीं बनेंगी। ओके, तो ये जो इश्यूज़ है इनको हमें इन डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू सॉल्व करना है, ताकि हम आगे चल के अपने जो एनवायरनमेंट है हमारा, उनको हम कंजर्व कर सकें। तो लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज आपकी क्या हो सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आता है फ्रेश वाटर स्कैरसिटी। अब जो फ्रेश वाटर स्कैरसिटी है, ये लोकल क्यों मानी जा रही है? लोकल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एरियाज अभी भी हैं जहाँ पे आपकी फ्रेश वाटर है अवेलेबल। जैसे आप यूएस ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, जितनी भी आपकी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी फ्रेश वाटर है। यूरोप की कंट्रीज़ आप ले लीजिए, बट इंडिया अगर आप लेंगे या डेवलपिंग कंट्रीज़ आप लेंगे, वहाँ पे फ्रेश वाटर अब स्केयर होता जा रहा है। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि गाँव के जो एरियाज़ होते थे वहाँ पे आप टैप वाटर पी सकते थे, आप हैंडपम्प का वाटर पी सकते थे, बट अब वहाँ पे भी वो क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है डे बाय डे, और फ्रेश वाटर हमारा स्केयर होता जा रहा है। जो वाटर लेवल है हमारा, वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसको हम ओवरकम कर सकते हैं पेड़ लगा के, वाटर हार्वेस्टिंग करके, सॉरी नॉट हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो हम लोकल लेवल पे ही अपनी इश्यूज़ को कैटर कर सकते हैं। इसको हमें ग्लोबल लेवल पे देखने की ज़रूरत नहीं है, या ग्लोबल लेवल पे ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा अगर हम इसको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ आपके सामने दिख रहे हैं, उन सारे इश्यूज़ को हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके लोकल लेवल पे आप अगर चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका डिजर्टिफिकेशन आता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन आता है, कार्बन साइकिल आता है, पोल्यूशन आता है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, एंड देन आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी आते हैं। ये सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो और जिनके लिए लोकल लेवल पे हमें चेंजेस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आपके रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी आते हैं, जिसमें आपके फ्रेश वाटर स्कार्सिटी आती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने दो जगह बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, वहाँ और ग्लोबल लेवल पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई करिए कि ये ग्लोबल है या ये लोकल है। आपको आएगा कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फ्रेश वाटर स्कैरसिटी है, पहले क्या था, पहले एक पर्टिकुलर एरिया में से फ्रेश वाटर स्कैरसिटी थी, अब ये बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया में पानी का लेवल बहुत ख़राब होता जा रहा है, बट अब अगर आप देखोगे तो क्या है, बांग्लादेश में भी पानी का लेवल ख़राब है, पाकिस्तान में भी पानी का लेवल ख़राब हो रहा है, जो आपका ये क्या कहते हैं उसको, श्रीलंका, वहाँ पे भी पानी का लेवल ख़राब हो रहा है, चाइना में भी पानी का लेवल ख़राब हो रहा है। तो ये इशू क्या है, ये आपका एक रीजनल इशू बनता जा रहा है। अगर हम इसको ग्लोबल ना भी माने तो भी आपका एक ही बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, एक रीजनल, पूरे एशिया में ही पानी का लेवल ख़राब हो रहा है। हो सकता है जापान वगैरह में कुछ कहीं पे सही हो पानी का लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से ये इश्यूज़ जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये रीजनल लेवल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और अगर इनको लोकल लेवल पे हमने कैटर नहीं किया तो धीरे धीरे ये ग्लोबल लेवल पे भी बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर, पोलर मेल्टिंग, ओशन एसिडिफिकेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है जिसको आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हो, या आपके सिर्फ एक सिंगल पर्सन के मतलब हेल्प से ये पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि आप एसी ना यूज़ करो, हो सकता है आप कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, पेड़ लगाओ, बट ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, जैसे अगर हम देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो यूज़ करते हैं, जैसे पेपर का यूज़ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, प्लस आपके प्लास्टिक्स का यूज़, चाहे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। और उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद वो कहाँ भेज देते हैं, जब उनके पास वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो वो सारा जो गार्बेज होता है वो आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनको रिसाइकिल करने के लिए भेजा जाता है, और जब वो वहाँ पे रिसाइकिल कैसे होंगे, वो प्लांट में रिसाइकिल होते हैं। प्लांट में रिसाइकिल होंगे तो इसका मतलब कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा, गार्बेज डंप होगा,
तो ये सारा कुछ क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये किसी एक का फिनोमेना नहीं है। और इस एयर पोल्यूशन एंड गार्बेज डंप की वजह से क्या हो रहा है, मालदीव्स जैसी जो कंट्रीज हैं, जो आइलैंड हैं, वो डे बाय डे सिंक होते जा रहे हैं पानी में। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग कोई एक कंट्री का मतलब खुद का इम्पैक्ट नहीं है, या एक कंट्री हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट वो परेशानी क्रिएट करने वाले कोई और है, वो परेशानी फेस कोई और कर रहा है, और उसको सॉल्व अगर हमें करना है तो सबको, सारी कंट्रीज़ को साथ मिलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है। ओके, तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको वीडियोस में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में। अब देखिए ये है क्या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि मैं अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करी थी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो कि हमारे अर्थ के सिस्टम में पैटर्न्स में जो न्यू वेदर पैटर्न्स हम फॉर्म देख रहे हैं, उसको ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि अचानक से कोई चीज़ आ गई। जैसे अचानक से इस बार क्या हुआ कि नोएडा में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा आपके हेल गिरे, मतलब बहुत ज़्यादा ओले गिरे, और आपको मतलब वहाँ पे बहुत अचानक से इतने सारे ओले कभी नहीं पड़े थे। तो वो आपका क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो आपका पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न अगर एग्जिस्ट करता है कई टाइम तक, जैसे ऐसा होता है कि इस साल हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर हुआ, उसके बाद फिर हुआ, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज मानेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जितनी भी आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी जहाँ पे डेजर्ट था, वहाँ पे अचानक बारिश बढ़ गई है। ठीक है, वहाँ की जो सॉइल है वो बारिश के लिए नहीं बनी हुई है। अगर वहाँ पे बारिश आती है या बारिश पड़ती है, तो उसकी वजह से उनका अगर 5 mm भी बारिश हो जाए तो उनके यहाँ पूरा कहते हैं फ्लड आ जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ की जो ज़मीन है या वहाँ की जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है वो वेदर फ्रेंडली नहीं है, वो बारिश के लिए नहीं बनी हुई है, बट स्टिल उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बारिश होती थी इतनी ज़्यादा बारिश के मौसम में, वहाँ पे कम बारिश हो रही है। तो वो क्या है, ये आपका क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि अब वेदर पैटर्न्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जब भी वेदर पैटर्न्स आपके लास्ट करते हैं एटलीस्ट अ फ्यू डिकेड्स, तो उसको, या मे बी मिलियंस ऑफ ईयर, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जैसे ऐसा बोला जा रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो ठंडी जगह है वो गर्म होती जाएंगी, और जो गर्म जगह है वो ठंडी होती जाएंगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्लाइमेट चेंज का पैटर्न है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट सिस्टम जो है ये आपके 5 इंटरैक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है, क्रियोस्फेयर आता है, एंड बायोस्फेयर आता है, लिथोस्फेयर आता है। तो ये आपकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिनको हम एयर, वाटर, आइस एंड लिविंग थिंग्स एंड अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ये सब बोलते हैं। ये सारा कुछ आपका क्लाइमेट सिस्टम का पार्ट होता है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल एंड आपका सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें तो डिफरेंट बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, आपका सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, उसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन भी उसके हो सकते हैं। अब किस में क्या चीज़ आएगी? अब सोशल की अगर हम बात करें, सोशो डायमेंशंस की बात करें, सोशल डायमेंशन की बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो सोशल डायमेंशन में आपकी क्या चीज़ें आ सकती है? जो क्लाइमेट का इफेक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज पैटर्न का इफेक्ट है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं, जो लोग हैं हमारे आसपास के, वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है, कौन कौन उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल डायमेंशंस में आती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन मतलब किस तरीके से जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, जैसे बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी है जो कम्प्लीटली उन चीज़ों पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमी में पता है 70% एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अब अगर आगे हमारा क्लाइमेट चेंज जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली, तो क्या होगा? क्या इंडिया का एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा फ्लोरिश कर पाएगा जितना अभी है, या 70% इकोनॉमी जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ से, फिर जो लोग खेती कर रहे हैं या जो किसान है उनका क्या होगा? तो ये इस तरीके से हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है या हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली आपका वेदर पैटर्न पे बेस्ड करता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है टाइम से, इंडिया में बारिश नहीं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें चीज़ों पे दिखाई देता है। उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये सारा कुछ जो इम्पैक्ट है जो हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, जो हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, उसको हम सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन बोलते हैं। इसी तरह आपका पॉलिटिकल डायमेंशन आता है। पॉलिटिकल डायमेंशन जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इतना ज़्यादा
मतलब चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हमारा मतलब क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसका मतलब रियल जिनके ऊपर असर होता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की जो पार्टी इस वक्त पावर में है वो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानती है। वो नहीं मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब रियल में होता है। उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक फिनोमिना है जो कि बनाया गया है, बट ये रियल में नहीं है, क्योंकि उनकी कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो और मालदीव जैसी कंट्री क्या है, वो अपनी वॉइस रेज कर रही है कि आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये आपका पॉलिटिकल डायमेंशन है। अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं रखती हैं, और स्टिल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रही हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल डायमेंशन में आएंगी। तो इसके लिए जो मैंने वीडियोस दिए हैं, जो मैंने स्लाइड्स दिए हैं, जो अब मैंने नोट्स दिया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, वहाँ से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे लाइक आपको कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा इस पर कुछ करंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जो अभी हुआ है, चल रहा है इस वक्त, उसके बारे में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये क्या टॉपिक है, ये बेसिकली यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है वो ह्यूमन हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। मतलब हमारी हेल्थ पे इन सारे पोल्यूटेंट का क्या असर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए एयर पोल्यूशन इफेक्ट। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट होते हैं, लंग फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, कफिंग होती है लोगों को नॉर्मल, मतलब अगर देखिए आप शहरों में कोई भी रह रहे हो तो उससे कफिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अस्थमा हो गया या अदर रिस्पायरेटरी डिसीजेज हो गई। उसके बाद आपका रिस्पायरेटरी इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब जो आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, मतलब वो हमेशा लगता है कि वो आपका बर्न कर रहा है, या उसमें मतलब हार्ट बर्न जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन में भी आती है। देन आपका आता है डैमेज द इम्यून सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करता है पोल्यूटेंट। तो ये आपके कुछ इफेक्ट हैं जो कि पोल्यूटेंट के इफेक्ट हैं, जो एयर पोल्यूशन के इफेक्ट हैं ह्यूमन हेल्थ पे। नेक्स्ट आपका आता है वाटर पोल्यूशन इफेक्ट। वाटर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, तो टाइफॉइड हो सकता है, हुकवॉर्म हो सकता है, नर्व सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, और कैंसर भी ये कॉज करता है। पर्किंसंस डिजीज हो सकती है, अल्जाइमर्स हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, गैस्ट्रोएंटेरिटिक होती है बीमारी, गैस से रिलेटेड या गैस्ट्रो से रिलेटेड होती है, वो है। डायरिया आपका हो सकता है। देन आपका एंसेफेलाइटिस हो सकता है, स्टमक एक्स हो सकते हैं, एंड वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारी क्या है, ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जो कि आपकी क्रिएट होती है वाटर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है आपका लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में आपका क्या क्या आता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके, लॉस ऑफ इकोसिस्टम आता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है, इरेगुलर रेनफॉल हो सकते हैं, फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, और अदर टाइप ऑफ इम्बैलेंसेस लैंड पोल्यूशन की वजह से क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आपका नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट है। नॉइज पोल्यूशन में आपका इमोशनल एंड बिहेवियरल स्ट्रेस होता है, डैमेज हियरिंग होती है, हेडेक हो सकता है किसी पर्सन को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकता है, एंड डायलेशन ऑफ पिपल हो सकता है। उसके अलावा लिवर को ये डैमेज कर सकता है, ब्रेन एंड हार्ट को ये डैमेज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इफेक्ट। उसमें आपका स्किन इरिटेशन आता है, लो इंटेंसिटी एक्सपोजर इंक्लूडिंग नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ हेयर, ब्रूसेस, inseparable damage to DNA molecule, and skin cancer, lung cancer, thyroid cancer, and some of the other type of cancer caused by radiation. तो देखिए रेडिएशन जो जस्ट अ सेकेंड, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इफेक्ट होते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो आपका टू टाइप होता है। पहला आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म जो रेडिएशन होती है वो आपकी स्किन इन्फेक्शन पे, मतलब स्किन पे दिखाई देती है, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, इरिटेशन हो गया। बट जो लॉन्ग टर्म होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डेंजरस होती है पर्सनस के लिए, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो रेडियो एक्टिव जो जहाँ पे डाला जाता है, मतलब जहाँ पे उसको डंप किया जाता है उस एरिया में जो भी पर्सन, अगर वहाँ पे जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले हैं वो हैं, उनको भी इसका इफेक्ट उनके ऊपर भी दिखता है। तो ये आपके कुछ इफेक्ट्स हो गए। अगेन ये मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे कवर करा दिया है, इसको डिटेल में मैंने वीडियोस में दिया है, तो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं या वीडियोस से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट।
तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे जितने भी आपके नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे इंडिया के पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास वर्ल्ड में क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको देखिए दो कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं। पहले तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सोलर एनर्जी होती क्या है, विंड एनर्जी होती क्या है, सॉइल एनर्जी होती क्या है, और हमारे ये रिसोर्सेज जो है, सॉइल एनर्जी नहीं बट सॉइल क्या होता है, ये रिसोर्सेज हमारे किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमें ये भी पता चलना चाहिए कि इंडिया में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे आपका ये अगेन ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपके जो रिसेंट डेटाज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है उससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा आप करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा, और प्लस अगर डेटा आप पढ़ सकते हैं तो डेटा भी आप पढ़ लीजिएगा। डेटाज मैंने वैसे भी प्रोवाइड कराए हैं, तो वो डेटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है, ये वो एनर्जी होती है दैट डज नॉट हैव अ लिमिटेड सप्लाई। कोई एक लिमिटेड सप्लाई नहीं होती है। जैसे अगर हम वाटर एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या मैं फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओशन के वाटर की बात कर रही हूँ। तो वाटर एनर्जी की अगर हम बात करें तो कितना भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है, ओशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो एनर्जी होती है वो आपकी कभी भी इसकी लिमिटेड सप्लाई नहीं होती है। या अगर जिसमें हम जियोथर्मल की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी की भी कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है। जियोथर्मल होता क्या है कि आपके जो अर्थ है उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो हीट है, तो हमें पता है कि अर्थ का जो कोर है वो अभी भी हीट है, उसमें अभी भी वो जल रहा है। तो उसकी जो एनर्जी हम लेते हैं और उसकी वजह से अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो वो एबेंडेंट है, वो कितना भी है उसको आप ये नहीं है कि आप उसको आज खत्म मतलब यूज़ करोगे तो वो कल खत्म हो जाएगा। सोलर एनर्जी ऐसे हो गई कि हमें पता है सन है, हम उसको कितना भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से जो कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो रिन्यूएबल होती है, जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो हमें ये करना होता है कि हमें इस तरीके की एनर्जी को यूज़ करना होता है, और उन चीज़ों को नहीं यूज़ करना होता है जो हमारी ख़त्म होने वाली है, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे आप माइंस की बात करिए, कोल माइंस क्या है, कोल माइंस एक लिमिटेड है, मतलब उनका वो अगर आपने यूज़ कर लिया माइंस तो माइंस ख़त्म हो जाएंगी, कोल ख़त्म हो जाएगा और फिर वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब दोबारा आपको ढूंढना पड़ेगा एक नई माइन। तो इस तरीके से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमें बचा कर रखनी है, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो उनको वो मिल सके, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, ओके। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, देखिए इंक्लूडिंग इन दिस डेफिनेशन द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट जनरेटेड फ्रॉम, क्या कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी और हीट आती है, तो सोलर एनर्जी आती है, विंड आती है, ओशन आता है, हाइड्रो पावर आता है आपका, बायोमास आता है, जियोथर्मल रिसोर्सेज आते हैं एंड बायोफ्यूल्स आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके सारे डेटाज हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। बाकी जो आपके रिमेनिंग वीडियोस हैं उसमें आपके मतलब रिमेनिंग जितने भी डेटाज हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता है उसका 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज ऑफ अप्रैल 2017, ठीक है, 2017 का ये डेटा है। तो इसमें हमने बोला है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है इंडिया की वो 44,594 मेगावाट है, और 13.5% है टोटल यूटिलिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी की, मतलब जितना भी हम पावर जनरेट करते हैं उसका 13.5% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। विंड पावर की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है विंड पावर में। विंड पावर में इंडिया के मतलब इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड पावर रिसीव की जाए। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे जैसे तमिलनाडु, वहाँ पे विंड पावर मतलब वहाँ का विंड जो है वो बहुत शार्प है, तो वहाँ पे हम विंड पावर जनरेशन कर सकते हैं। प्लस अगर आप देखिए, अगर आप नीदरलैंड अगर आप नीदरलैंड के बारे में जानते हो तो वहाँ की ज़्यादातर एनर्जी पूरी तरीके से विंड पावर जनरेशन पे ही बेस्ड है। वहाँ पे इतनी तेज़ है विंड कि वो लोग हर पूरे एनर्जी जो जनरेशन करते हैं वो विंड पे ही करते हैं, मतलब 99% उनकी जो एनर्जी जो जनरेशन है वो विंड पे है। तो वो नंबर 1 है विंड पावर जनरेशन में। बट इंडिया के पास उतना ज़्यादा एरिया नहीं है जहाँ पे इतना ज़्यादा हम विंड रिसीव कर सकें, या विंड की जो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है विंड पावर जनरेशन में। तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु जो है स्टेट है वो, वहाँ से हम सबसे ज़्यादा विंड पावर जनरेट करते हैं। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विंड पावर जनरेशन होता है इंडिया में। तो 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड की,
और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है हमारा। देन उसके बाद हम बात करेंगे सोलर पार्क की। तो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पार्क की, जो कि 2 गीगावाट है जब ये फुली कंप्लीट हो जाएगा। और ये चल रहा है आपका कर्नाटका में, मतलब कर्नाटका में एक ऐसा लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाया जा रहा है जो कि एक सिंगल लोकेशन पे पूरे वर्ल्ड का पहला इतना बड़ा सोलर पार्क होगा। इसके अलावा एक उदय स्कीम है जो कि बनाई गई है, वो भी आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की स्कीम है, वो भी आपका सोलर स्कीम के ऊपर ही है, मतलब सोलर जो एनर्जी होती है उसके ऊपर ही है। उदय का फुल फॉर्म है आपका उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट है आपका कि 7 जियोथर्मल प्रोविंस है इंडिया के, जियोथर्मल एनर्जी की जिसकी मैंने बात करी थी, उसमें आपके ये 7 जियोथर्मल प्रोविंस आते हैं जहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड जियोथर्मल एनर्जी को हम वहाँ से उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ओके, तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट प्रोविंस हैं इनको आपको याद करना है, जिसमें आपके हिमालय आता है, सुहाना आता है, वेस्ट कोस्ट आता है, कॉम्बे आता है, सोन नर्मदा तापी आता है जिसको हम सोनाटा बोलते हैं, गोदावरी आता है, महानदी आता है। एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 आपका मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी है इंडिया का। ओके, उसके अलावा इंडिया का एक आइडियल एनवायरनमेंट है बायोमास के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल लोकेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन भी होता है और रेन भी होती है, दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बायोमास के लिए। तो उसके थ्रू भी हम एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें तो इंडिया का 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है न्यूक्लियर पावर आफ्टर कोल। ठीक है, तो कोल के बाद, हाइड्रोइलेक्ट्रिक के बाद एंड विंड पावर के बाद न्यूक्लियर पावर ही है जिससे थ्रू हम लाइट या इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इंडिया के पास ऑलमोस्ट 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 न्यूक्लियर पावर पॉइंट हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 6,780 मेगावाट। सॉइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होती है। एयर एंड वाटर की बात करें तो बेसिस ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो सॉइल उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हमारे सॉइल के विदाउट पॉसिबल नहीं है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी आता है। बट अभी आजकल क्या हो रहा है, आपका हाइड्रो एग्रीकल्चर की बहुत बात की जा रही है। तो उसमें क्या होता है, हम पानी में खेती करते हैं, पानी से खेती करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सॉइल को भी रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी जो है वो डे बाय डे डिग्रेड हो रही है। इसको हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा यूटिलाइज किया है। ओके, और उसके बाद आपका आता है फॉरेस्ट भी आपके बहुत सारे, मतलब फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें ट्रीज़ भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं, हर्ब्स भी आते हैं, और वो सारे सब कुछ मिला के आपको फॉरेस्ट हम उसको बोलते हैं। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, क्योंकि ये स्टोर हाउस होता है बहुत ही लाइफ फॉर्म्स का, जिसमें आपके प्लांट्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, उन सबका ये एक घर होता है। तो उसको कंजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें इसका जो भी वीडियो है वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ नेचुरल हैज़ार्ड एंड डिजास्टर्स और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। तो इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में लूँगी। इस क्लास में हम ये जो आपका टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिटिगेशन है क्या। मिटिगेशन का मतलब होता है वो सारे एक्शंस जो कि हम लेते हैं फॉर प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द रिस्क टू लाइफ। देखिए, जब भी कोई हैज़ार्ड आता है या कोई डिज़ास्टर आती है, जैसे आपके अर्थक्वेक आ गया, या आप मान लीजिए कि कोई किसी भी तरह का साइक्लोन आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया बहुत बड़ा, तो उस तरीके के केस में हम किस तरीके की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, किस तरीके से हम उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या जो भी लाइफ पे कोई रिस्क है, या लोगों के ऊपर रिस्क है, या प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्क है, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिस्क है, उस सबको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, उसी को हम मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस मिटिगेशन में हम बेसिकली सबसे पहले रिस्क को असेस करते हैं कि कितना रिस्क हमें है, और उसी हिसाब से हम मिटिगेट करते हैं, उसी हिसाब से हम इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाते हैं, और उस इम्पोर्टेंट स्टेप्स पे मतलब उसके बाद ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम उड़ीसा का एग्जाम्पल लेते हैं। उड़ीसा में जब आपका बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और अभी फ्लड आया था, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया और एक प्रॉपर मिटिगेशन स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर उनको फंड एलोकेट किया और स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर काम किया। उन्होंने लोगों को हटाया वहाँ से। कोई भी, मतलब शायद आई थिंक 2 लोगों की जान गई
और बहुत ही कम जितना होना था, मतलब ऐसे नॉर्मल इस तरीके की सिचुएशन में बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बहुत पैसों का नुकसान होता है। बट उस सिचुएशन में इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने पहले से ही मिटिगेशन उनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेव कर लिया। इसी तरीके से वायु अभी आया हुआ है और उसकी वजह से गुजरात में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में काम किया और वहाँ पे लोगों को वहाँ से हटाया, मिटिगेशन फॉलो किया और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को सेव कर लिया गया। तो इस तरीके से वो सारी स्ट्रेटजीज जो हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी लॉस ऑफ लाइफ ना हो, डैमेज टू प्रॉपर्टीज ना हो, ये सब कुछ आपके मिटिगेशन में आता है। अब हर एक डिजास्टर का, हर एक जितने भी आपके नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं उन सब का एक प्रॉपर तरीका होता है मिटिगेशन का। मतलब हर एक डिजास्टर का अलग अलग मिटिगेशन प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। ये जो टॉपिक आपका वो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर मान लीजिए कि अचानक से कहीं पे फ्लड आने वाला है और आपको पता चला तो आप इस केस में क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वही वाली सारी चीज़ें आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे फ्लड आता है तो सबसे पहले आपको लोगों को उस जगह से हटाकर उनको किसी ऊंची जगह पे लेके जाना होगा और प्रॉपर्ली सबसे पहले उस जगह को खाली कराना होगा ताकि लोग मरे ना। जो कैटल्स हैं, जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों की, उसको खाली करवाना होगा। लोगों को ऊंची जगहों पे लेके जाना पड़ेगा। प्लस उसके बाद वो ऊंची जगहों पे चले जाएंगे, फिर उनके खाने का, उनके रहने का एकोमोडेशन, उनके प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद जब फ्लड आपका वापस चला जाता है तो फ्लड के बाद बहुत सारी डिजीजेज रह जाती हैं, बहुत सारी वहाँ पे आप कह सकते हैं एपिडेमिक वहाँ पे डिजीजेज हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो हम बिफोर आपके नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर करते हैं और आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में उन सारी स्ट्रेटजीज को हम मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, कुछ कोड्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि डिफरेंट मिटिगेशंस क्या क्या हो सकते हैं, किस किस केसेस में हम मिटिगेशन लेते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बिल्डिंग्स खाली करवानी होंगी। लोगों को ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ेगा जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हो, जहाँ पे अर्थक्वेक ना आने वाला हो। ऐसी बिल्डिंग्स में उनको शिफ्ट कराना पड़ेगा जिसमें जिसमें अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज ना हो, और उन बिल्डिंग्स को आपको तुरंत खाली करवाना पड़ेगा जो कि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो ऊंची हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक का इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है। इसी तरह सुनामी, अगर सुनामी आने वाली है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वो पूरा एरिया आपको खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे, मतलब वहाँ पे अगर लोग रहेंगे तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आपको डैमेज होगा, तो वहाँ से आपको लोगों को हटाना पड़ेगा, चीज़ों को हटाना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों की वो आपको हटानी पड़ेगी। इसी तरह वॉल्केनिक हैजार्ड है, वॉल्केनिक जो हैजार्ड होता है, वॉल्केनो जो फटता है कहीं पे भी तो उसका मैग्मा निकलता है, उसका लावा निकलता है, उससे लोगों को बचाना। जो एयर होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है पूरी तरीके से, तो वहाँ से लोगों को हटाना और काफ़ी दूर लेके जाना पड़ता है। फिर इसी तरीके से आपका फ्लड आता है, फ्लड की केस में भी मिटिगेशन करना पड़ता है। देखिए फ्लड का जो मिटिगेशन होता है वो आपका धीरे धीरे होता है, क्योंकि फ्लड जब आता है, जब अगर फ्लैश फ्लड नहीं है, वो अगर फ्लैश फ्लड हुआ तो मिटिगेशन का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। बट अगर वो फ्लड है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस एरिया तक फ्लड पहुंच चुका है, अब हमारे एरिया में फ्लड आने वाला है, तो अब हमें लोगों को हटाना है। ठीक है, तो तब आपको मिटिगेशन मेजर्स लेने जाने पड़ते हैं, उनको कंपाउंडेड एरिया में लेके जाना पड़ता है, उस एरिया में लेके जाना पड़ता है जो ऊंचाई पे हो। इसी तरह आपका वाइल्ड लाइफ या अर्बन इंटरफेस फायर मिटिगेशन मेजर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे फॉरेस्ट में आग लग गई, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, या किसी अर्बन एरिया है वहाँ पे आग लग गई, तो इस कंडीशन में आप कौन से मिटिगेशन मेजर्स यूज़ करोगे। देन आपका आता है लैंडस्लाइड मिटिगेशन मेजर्स। इसी तरीके से लैंडस्लाइड्स जब होती हैं तो उनके लिए भी मिटिगेशन मेजर्स होते हैं कुछ, जो हम, अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की मतलब पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे हम मिटिगेशन मेजर्स को लगाते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखिए इसको डिटेल में मैंने बेसिक वीडियोस जो हैं उसमें कवर कराया है, नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन्स यहाँ से एक बन सकता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड नेचुरल डिजास्टर एंड हैजार्ड से। अब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बेस्ड हैं इस टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO लिस्ट ऑफ 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट list which demand immediate attention
from WHO and health partners in 2019, which one is one among them? ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब अभी का करंट डेटा पे बेस्ड है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने को WHO ने बोला है कि ये बहुत ही बड़ी थ्रेट है 2019 में, और हमें इसको तुरंत इमीडिएट अटेंशन देना है इसको, और तुरंत इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू WHO, विच वन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो इम्पैक्ट पीपल्स हेल्थ इन डिफरेंट वेज? तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है आपका, ये अकॉर्डिंग टू WHO है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शेवेल स्ट्रेटेजी विच वॉज अडॉप्टेड इन द मैड्रिड एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डेंजरस ग्रीन हाउस गैस क्रिएटेड बाय वेस्ट वाटर? तो इस तरीके के क्वेश्चन की मैं बात करी थी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ में। ओके, तो राइट आंसर है आपका सी, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट है आपका, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट? सो राइट आंसर इज बी, दैट इज चेन्नई। Next question is, the Sustainable Development Goals come into effect on 1 January 2016. When are they due to expire? So right answer is A, 2030. Next question is, how many Sustainable Development Goals are there? So right answer is C, that is 17. Next question is, which of the following is not a Sustainable Development Goal? Okay, तो ये सारी स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। So right answer is D, that is eliminate racism in all its forms. Next question is, the Sustainable Development Goals are designed to apply to which countries? So right answer is C, that is all countries, both rich and poor. Next question is, which of these Sustainable Development aims did not feature as a stand-alone Millennium Development Goal? So right answer is C, that is ensure sustainable consumption and production patterns. So these are the 10 questions. I hope आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्विजेस में कराए हैं। क्विज के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट क्विज करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं वहाँ से। एंड न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज जो है उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आपको रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा जो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब जो रिमेनिंग आपके टॉपिक्स हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।